हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी सिद्धांत। पिछली क्लास में आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में कौटिल्य के द्वारा जो मंडल सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में जाना था, और आज हम देखेंगे कि आदर्शवादी सिद्धांत किस दृष्टिकोण को पेश करता है। आप सब ये जानते हैं कि कोई भी विषय जो एक स्वतंत्र विषय बनता है, उसके स्वतंत्र विषय बनने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उस विषय में कितने अच्छे, सुधरे हुए और सर्वमान्य सिद्धांत हैं, क्योंकि ये सिद्धांत ही है जो उस विषय की व्याख्या करते हैं और उस विषय को समझना आसान बनाते हैं, एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए भी। तो विभिन्न जो पारंपरिक सिद्धांत प्रेजेंट किए गए अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, उन पारंपरिक सिद्धांतों में से ही एक सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध दुनिया के सभ्य राष्ट्रों के मध्य उदित होने वाले संबंध हैं, जो वैसे ही अनुशासित होते हैं जैसे एक देश में राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से नागरिकों के आचरण को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य राष्ट्रीय सरकार के माध्यम से किया जाता है। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय जगत में राष्ट्रों के आचरण को नियमित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। इसको हम व्यापक रूप में विश्व व्यवस्था का नाम देते हैं। तो ये विश्व व्यवस्था किन सिद्धांतों के आधार पर चले या चलनी चाहिए, राष्ट्रों के आपसी संबंधों का निर्धारण किन आधारों पर होना चाहिए, और दुनिया में इस धरती पर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके साथ आचरण किन सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए, सरकारों के द्वारा, लोगों के द्वारा और संगठनों के द्वारा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आदर्शवादी सिद्धांत को हम देखेंगे। आदर्शवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पुराना सिद्धांत है, और जब से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई आधुनिक युग में, उसमें आदर्शवादी सिद्धांत सबसे पहले सिद्धांत के रूप में सामने आता है। और वास्तव में ये जो सिद्धांत है वो यथार्थवादी सिद्धांत के विपरीत है। यथार्थवाद, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे, मोटे तौर पर यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य संघर्ष की राजनीति है, और ये संघर्ष हितों पर आधारित होते हैं। यानी राष्ट्र एक दूसरे के साथ जो संबंध निर्धारित करते हैं, उन संबंधों का आधार होता है उस देश का हित। वो अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को तय करते हैं अपनी विदेश नीतियों के माध्यम से। लेकिन आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो यथार्थवाद के विपरीत है, और वो ये मानता है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें राष्ट्रों के मध्य संबंध कुछ मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। और वो मूल्य कौन से हैं? शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, समानता, परस्पर सम्मान। इन मूल्यों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्मित की जानी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जगत में राष्ट्रों के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो अगर हम इसके इतिहास को देखें, इस आदर्शवादी सिद्धांत के, तो हम देखते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हुआ। हालांकि इसकी जड़ें पहले भी थी, लेकिन आधुनिक युग में आदर्शवाद के जो प्रमुख प्रतिपादक विद्वान हैं जो इसका समर्थन करते हैं, उनमें बर्डाल, कॉलगरो, फेनविक, गार्नर, जिमर्न, टाइनबी, हॉब्सन, हर्शे, हेडे, शेटवेल, वुड्रो विल्सन, क्विंसी साइमन, रिचर्ड गॉब्डेन,
बर्ट्रैंड रसेल और महात्मा गांधी। ये सभी आदर्शवादी विचारक हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी आदर्शवादी सिद्धांतों यानी नैतिक मूल्यों के आधार पर करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन कुछ नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। ये मानवता के लिए उचित नहीं है कि हर राष्ट्र हर समय केवल अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर एक दूसरे के साथ संघर्ष में लिप्त रहे, प्रतिस्पर्धा में लिप्त रहे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की गलाकाट प्रतियोगिता में शामिल हो। ये स्थिति मानवता के लिए उचित नहीं। इसलिए आदर्शवादी दृष्टिकोण इसको खारिज करना चाहता है और उसके स्थान पर एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जो शांति को प्रोत्साहित करे, सहयोग को प्रोत्साहित करे, अन्य मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करे, राष्ट्रों को समानता के आधार पर प्राप्त हो विश्व व्यवस्था से और समानता के आधार पर ही वो विश्व व्यवस्था में अपना योगदान दे सके। एक जस्टिफाइड, एक न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना इस सिद्धांत का लक्ष्य है। और ये सब मूल्य जो है, अगर हम व्यापक रूप में विचारों की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, तो ये सारी बातें उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। और आदर्शवाद के जो प्रारंभिक सिद्धांत है, मान्यताएं हैं, वो वास्तव में कॉन्डरसेट का जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसकी देन है। क्योंकि कॉन्डरसेट ने भी एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें युद्ध, विषमता और अत्याचार के लिए कोई स्थान नहीं था। कॉन्डरसेट ने कैसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की? ऐसी विश्व व्यवस्था जो मानवीय विवेक पर आधारित हो, शिक्षा पर आधारित हो और विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का विकास किया जा सके, एक शांतिपूर्ण सुरक्षित विश्व का निर्माण किया जा सके। तो आदर्शवाद के जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उन्होंने व्यापक तौर पर बहुत सी क्रांतियों को प्रभावित किया। जैसे अमेरिकी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई, जो विश्व इतिहास की एक बड़ी क्रांतियों में आती हैं, एक युगांतरकारी घटनाएं मानी जाती हैं। अमेरिकी क्रांति जो स्वतंत्रता के लिए हुई थी 1776, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुई थी। इन दोनों क्रांतियों ने पूरे विश्व को बदलने का काम किया था और उनके पीछे जो प्रेरणा कार्य कर रही थी वो आदर्शवादी सिद्धांत की प्रेरणा थी। और इसी प्रेरणा के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थी, उनके नेतृत्व में आदर्शवाद आगे बढ़ता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और राष्ट्र संघ की स्थापना होती है दुनिया में शांति कायम रखने के लिए। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पहली बार दुनिया ने इतने व्यापक युद्ध की विभीषिका देखी थी जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था पेरिस में, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी पेरिस शांति सम्मेलन में। क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि अब दुनिया को दोबारा ऐसे किसी विश्व युद्ध का सामना करना पड़े जिसमें इतनी ज्यादा जन और धन की हानि हुई है। तो उन्होंने 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया, 14 नियम बताए जिसके आधार पर विश्व व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। और उन्हीं 14 सूत्रों में से एक था राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। ये माना गया कि दुनिया से युद्ध को रोकने के लिए, शांति की स्थापना के लिए एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था जरूरी है जो राष्ट्रों के आचरण को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके, युद्ध में लिप्त जो राज्य हैं उनको रोक सके
और शांति की स्थापना कर सके, क्योंकि शांति के वातावरण में ही दुनिया का चहुमुखी विकास संभव हो सकता है। तो इस आदर्शवादी दृष्टिकोण के साथ वुडरो विल्सन राष्ट्र संघ का प्रस्ताव लेकर आए। हालांकि इस संस्था की स्थापना के बाद भी आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की बहस जारी रही। बहुत से विचारक जो आलोचक थे आदर्शवाद के, उन्होंने राष्ट्र संघ जैसी संस्था की विफलता को उजागर किया कि ये संस्था भी युद्ध को रोकने में नाकामयाब रही है, यानी आदर्शवाद पूरा आदर्शवाद साबित हुआ है। तो लंबे समय तक ये बहस चलती रही आदर्शवाद के और यथार्थवाद के बीच। यथार्थवाद ये कहता था कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं दुनिया की, युद्ध, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, शस्त्र होड़, उन पर अध्ययन किया जाना चाहिए, उनकी यथार्थता को, उनकी वास्तविकता को स्वीकार किया जाना चाहिए। उनसे मुंह मोड़कर हम केवल शांति का राग अलापते रहें तो उससे दुनिया का भला होने वाला नहीं। तो ये बहस लंबे समय तक चलती रही, खासतौर पर 1960 के दशक तक। और 1960 के दशक के बाद 1965 के बाद हम देखते हैं कि इस बहस का स्थान एक नई बहस ने ले लिया, जिसको विज्ञानवाद बनाम परंपरावाद की बहस कहते हैं। मार्टिन कपलान ने इस बहस को एक नई महान बहस का नाम दिया। विज्ञान का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ बहुत सारी खामियां भी सामने आई जो मानवता को भुगतनी पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से पारंपरिक आदर्शों पर जोर दिया जाने लगा और ये बहस प्रारंभ हुई कि कौन ज्यादा उपयुक्त है, विज्ञान द्वारा प्रायोजित उपभोक्तावाद, नई नागरिक संस्कृति, नए नागरिक समाज की धारणा, या फिर पारंपरिक आदर्शवाद। डेविड सिंगर ने इस बहस को दो भिन्न बौद्धिक शैलियों और संस्कृतियों के बीच की बहस कहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आदर्शवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किन रूपों में विकसित हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कॉन्डरसेट की धारणा से लेकर वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम, और फिर यथार्थवाद के साथ उसकी बहस, उस बहस की का रिप्लेसमेंट विज्ञानवाद बनाम परंपरावाद की बहस। अब हम ये देखेंगे कि जो आदर्शवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, उसकी मूल मान्यताएं क्या है, किन आधारों पर वो विश्व शांति और सुरक्षा पर आधारित विश्व व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। तो सबसे पहले उसकी मान्यता यह है कि विश्व शांति इसलिए संभव है, लोगों की सुरक्षा सामूहिक रूप से इसलिए संभव है, क्योंकि दुनिया का निर्माण करने वाला मनुष्य मौलिक रूप से अच्छे स्वभाव वाला है। तो अच्छा मनुष्य अच्छी और नैतिक व्यवस्था, विवेकपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करने में सक्षम है, और ऐसे मनुष्यों से युक्त जो विश्व व्यवस्था होगी वो विवेकपूर्ण और नैतिक विश्व व्यवस्था होगी। तो ये केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि इस आदर्श की प्राप्ति संभव है, और इसलिए संभव है क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। ऐसी आदर्शवाद की प्राथमिक मान्यता है। दूसरे ये कहता है कि शक्ति, अनैतिकता और हिंसा से मुक्त आदर्श विश्व व्यवस्था की प्राप्ति कैसे संभव है? तो कहता है कि शिक्षा, सुधार और अंतरराष्ट्रीय संगठन। यानी आदर्शवाद एकदम से अचानक आमूल परिवर्तन लाकर एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना नहीं करना चाहता, बल्कि क्रमिक ढंग से एक ऐसी विश्व व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ना चाहता है जो शांति पर आधारित हो, सुरक्षा पर आधारित हो, सहयोग पर आधारित। और ये क्रमिक विकास कैसे संभव होगा? आदर्शवाद भी ये कहता है, शिक्षा इसकी पहली सीढ़ी है। शिक्षा के माध्यम से लोगों
और राष्ट्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जाएगा। उनमें आपस में सहयोग डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ये भाव विकसित किया जाएगा कि इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य, चाहे किसी भी प्रजाति, रंग, लिंग, व्यवसाय या राष्ट्र से संबंधित हो, वो सब अंततः मनुष्य है। इसलिए सभी मनुष्यों को इन सारे संकीर्ण भेदों को भुलाकर एक दूसरे के विकास के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, एक दूसरे की शांति के लिए क्रियाशील होना चाहिए, उद्यत होना चाहिए। तो बहुत कुछ अशिक्षा को या संकीर्ण दृष्टिकोण को कारण माना जाता है संघर्ष, अराजकता और अशांति के लिए। इसीलिए आदर्शवाद ये आह्वान करता है कि शिक्षा के माध्यम से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर नई विश्व व्यवस्था का निर्माण संभव होगा। और दूसरे, मौजूदा जो विश्व व्यवस्था है या राष्ट्रों के आपसी संबंध है, उनकी विदेश नीति है, उसमें जहां भी सुधार की गुंजाइश है, सुधार किया जाना चाहिए। आदर्शवाद ये भी कहता है कि राष्ट्रों को अपनी विदेश नीति नैतिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित करनी चाहिए। केवल कोरे स्वार्थ के आधार पर, हित के आधार पर उसका संचालन नहीं होना चाहिए। अगर बड़े राष्ट्र हैं, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से समृद्ध है, तो उन्हें छोटे राष्ट्रों के साथ सहयोग के लिए संधि समझौते करने चाहिए। उनको भी सम्मानपूर्ण स्थान देना चाहिए। उनके कल्याण और विकास के लिए भी उद्यत होना चाहिए। और तीसरे, सभी राष्ट्रों का सहयोग लिया जा सकता है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ही, जहां दुनिया के छोटे बड़े सभी राष्ट्र इकट्ठा होंगे, विकसित अविकसित सभी राष्ट्र इकट्ठा होंगे और मानवता की भलाई के लिए जो कुछ भी नियम निर्धारित करना होगा वो करेंगे और उन नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। तो एक संगठित व्यवस्था की बात भी आदर्शवादी दृष्टिकोण करता है। तीसरे, आदर्शवाद ये मानता है कि जो शक्ति राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सबसे बड़े सच के रूप में पेश की जाती है, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संचालन भी राष्ट्रीय राजनीति के समान ही शक्ति पर आधारित होता है। यानी हर राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करने, शक्ति को बनाए रखने, शक्ति का इजाफा करने में प्रयत्नशील रहता है और इसी के लिए वो नीति निर्धारित करता है, इसी के लिए संबंधों को तय करता है दूसरे राष्ट्रों के साथ, इसी के लिए संधियां और समझौते करता है। तो आदर्शवाद ये मानता है कि ये जो पक्ष है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, शक्ति वाला पक्ष, ये अस्थायी पक्ष है और असामान्य पक्ष। ये हकीकत जरूर है, लेकिन ये आदर्श नहीं बन सकता। इसलिए इस शक्ति राजनीति के स्थान पर सहयोग की राजनीति डेवलप की जानी चाहिए, ऐसा आदर्शवाद मानता है। और उसकी ये भी मान्यता है कि इतिहास में भी जो संघर्ष हुए हैं, राजनीतिक संघर्ष हुए हैं, युद्ध हुए हैं, वो केवल शक्ति और प्रभाव के लिए ही नहीं हुए, बल्कि आदर्शों को लेकर भी युद्ध हुए हैं। बेमेल सिद्धांतों और आदर्शों के बीच संघर्ष होते रहे। हम सब ये जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में संघर्ष जो शीत युद्ध के रूप में देखा गया, वो वास्तव में विचारों और आदर्शों का ही संघर्ष था। तो इसी बात को इंगित करते हुए आदर्शवादी कहते हैं कि युद्ध केवल शक्ति के लिए नहीं होते, शक्ति की प्राप्ति के लिए, शक्ति की सुरक्षा के लिए नहीं होते, बल्कि आदर्शों के लिए भी होते हैं। कुछ आदर्शों को दुनिया भर में लागू करने के लिए होते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात भी करें, तो उसके पीछे भी कुछ आदर्श थे। जो मित्र राज्य थे, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को दुनिया में लागू करना चाहते थे, प्रजातांत्रिक मूल्यों को लागू करना चाहते थे। इसलिए जो भी राष्ट्र उन मूल्यों को चुनौती दे रहे थे, धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जापान जैसे राष्ट्र जो साम्राज्यवाद की नीति पर चल रहे थे,
उनको रोकने के लिए ये मित्र राज्य सामने आए और विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि केवल शक्ति की वृद्धि के लिए, शक्ति की आकांक्षा के लिए ही युद्ध होते रहे हैं, बल्कि युद्धों के पीछे आदर्श भी रहे हैं, सिद्धांत भी रहे। इसके साथ साथ आदर्शवाद ये मानता है कि जो नैतिकता की समस्या है वो एक मौलिक समस्या है, जो एक व्यक्ति के जीवन में भी देखी जाती है, एक राष्ट्र के जीवन में भी देखी जाती है। और चूंकि अंतरराष्ट्रीय जगत व्यक्तियों और राष्ट्रों से मिलकर बनता है, लिहाजा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी ये एक मौलिक समस्या के रूप में सामने आती है। और इस समस्या का समाधान यही है कि राष्ट्र नैतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो, हितों की पूर्ति करें, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों का नैतिक मूल्यों के साथ सामंजस्य अवश्य स्थापित करें। यानी ऐसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित न करें जो नैतिकता का विरोध करता हो या नैतिक मूल्यों का विरोध करता हो। अगली मान्यता आदर्शवाद की यह है कि ये मानता है कि दुनिया में शांति की स्थापना निशस्त्रीकरण के द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि जब तक शस्त्र होंगे युद्धों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसलिए राष्ट्रों को चाहिए कि अब तक जितने भी इकट्ठा अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र का जो अकूत भंडार दुनिया में इकट्ठा हो चुका है, जिसमें परमाणु बम से लेकर हाइड्रोजन बम, रासायनिक बम और जैविक हथियार तक है, उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए प्रयास हो भी रहे, क्रमिक ढंग से विभिन्न संधियों और समझौतों के माध्यम से निशस्त्रीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ आदर्शवाद की एक मान्यता ये भी है कि जो अशांतिपूर्ण और असंतोषपूर्ण राजनीतिक जीवन है उसको सुधारने के लिए प्रतिस्पर्धा, द्वेष और शक्ति संघर्ष के स्थान पर रचनात्मक प्रेरणाएं अपनाई जानी चाहिए। यानी राष्ट्रों को प्रतिस्पर्धा और द्वेष छोड़कर क्रिएटिव रूप में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सांस्कृतिक सहयोग को, आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और आज की जो दुनिया शक्ति राजनीति पर आधारित है उसमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर राज्य को अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और लास्टली जो आदर्शवाद है वो विश्व बंधुत्व पर आधारित विश्व संघ के आदर्श को प्राप्त करने की बात करता है। वो चाहता है कि दुनिया भाईचारे के आधार पर गठित हो और दुनिया के राष्ट्र एक ऐसे संघ में शामिल हो, एक व्यापक विश्व संघ हो जिसमें सभी राष्ट्र अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए, अपनी अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए भी प्रेम के बंधन में, सहयोग के बंधन में एक दूसरे से बंधे हुए हो। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपना भाई समझे, भगनी समझे। और जहां तक मूल्यों की बात है तो अंतरराष्ट्रीय जगत में अब तक ये देखा गया है, खासतौर से युद्धोत्तरकालीन विश्व में, कि संघर्ष दो आदर्शों को लेकर होता रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य और सर्वाधिकारवादी मूल्य। तो इन संघर्षों में आदर्शवाद ये कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रश्रय दिया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिकारवाद निरंकुशवाद का पोषक है और निरंकुशतावाद के अंदर न ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है और न राष्ट्र। तो दुनिया के सभी राष्ट्रों को मिलकर किस आदर्श की तरफ बढ़ना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा स्थापित जो आदर्श है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श की तरफ कार्य करना चाहिए।
उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो ये आदर्शवाद की मान्यताएं थी। इन मान्यताओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न विद्वानों ने आदर्शवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया, तो पाया कि इसमें अच्छाइयां हैं, लेकिन कमियां भी बहुत सारी हैं। और सबसे बड़ी कमी ये है कि ये दृष्टिकोण कट्टर आदर्शवादी है। शांति और सुरक्षा की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसे विश्व में जो अशांति, असहयोग और संघर्ष पर आधारित हो, वहां पर शांति और सुरक्षा स्थापित करना इतना भी आसान नहीं है जितना आदर्शवादी दृष्टिकोण पेश करता है। ये बहुत आशावादी है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बहुत ज्यादा भरोसा रखता है, और ऐसा भरोसा अंततः निराशावाद की ओर ले जाता है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद युद्धों और शस्त्रीकरण को समाप्त नहीं किया जा सका है। और जैसा कि मॉर्गन तो कहते हैं कि जब तक विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ होंगे, संघर्ष होंगे, नैतिक सिद्धांतों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण जिस शांति पर आधारित विश्व व्यवस्था की बात करता है, उसके लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का दमन किया जाना जरूरी है, जो व्यवहार में संभव नहीं है। वैश्वीकरण के दौर में हम सब ये जानते हैं कि राष्ट्रों की संप्रभुता धूमिल जरूर हुई है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है, और जिसकी वजह से राष्ट्रीय हितों को एक तरफ रखकर पूरी तरह आदर्शवादी विश्व व्यवस्था स्थापित करना संभव नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो दो गुटों में बट गई, पूंजीवादी और समाजवादी गुट, और उनके मध्य जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, वो संघर्ष अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आदर्शवाद व्यावहारिक नहीं रहा। लेकिन इन तमाम कमियों के बावजूद आदर्शवाद की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे सुखद विश्व की कल्पना करता है जिसमें अनैतिकता, हिंसा, तनाव और अत्याचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा, और जो व्यवस्था पूरी तरह मानवीय मूल्यों पर आधारित होगी। ये केवल कल्पना की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्र संघ के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन ने, और बहुत सारे कर्ताओं ने, बहुत सारे एनजीओज ने, गैर सरकारी संगठनों ने दुनिया को सहयोगपूर्ण बनाने में, शांतिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है इसका कि अब तक दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बची हुई है। हालांकि छुटपुट युद्ध चलते रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में कैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और लेबनान का युद्ध चल रहा है। लेकिन फिर भी युद्धों के जारी रहते हुए भी अगर व्यापक तौर पर युद्ध को रोका जा सका है, तो ये आदर्शवाद की सफलता ही। प्रजातांत्रिक शांति का सिद्धांत या राष्ट्रों का आत्मनिर्णय का अधिकार, मानवाधिकार की धारणा और पर्यावरण चेतना, न्याय जैसे जो आधुनिक सिद्धांत हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दिखाई देते हैं, वो सिद्धांत कहीं ना कहीं आदर्शवाद से प्रभावित है, जो ये मानते हैं कि दुनिया में मौजूद सभी राष्ट्रों को अपनी व्यवस्था के विषय में खुद निर्णय करने का अधिकार है, और प्रजातांत्रिक तरीके से शांति स्थापना के प्रयास दुनिया के हर राष्ट्र को करने चाहिए। धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति कुछ आधारभूत मानवीय परिस्थितियों को प्राप्त करने का अधिकारी है, यानी उसके मानवाधिकार सुरक्षित होने चाहिए, राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर। और धरती का पर्यावरण बचाना, पर्यावरणीय संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, उपभोग, ये जो पर्यावरणीय न्याय का सिद्धांत है, ये भी आदर्शवादी सिद्धांत से ही प्रभावित है। तो आदर्शवाद को कोरी कल्पना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, इसमें कमियां हो सकती है, लेकिन इसका विश्व शांति का जो लक्ष्य है,
सुरक्षा और सहयोग पर आधारित विश्व व्यवस्था की जो कल्पना है, वो कल्पना मौलिक है और अव्यावहारिक नहीं है। जरूरत है इस दिशा में राष्ट्रों के द्वारा पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ने। तो ये था आदर्शवादी सिद्धांत। आशा है आपको समझ में आया होगा। किसी की अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं बेटे। पूछना है किसी को कुछ? नहीं मैम। ओके।